नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के 50 करोड़ लोगों को हर महीने एक नशे का इंजेक्शन लगाया जाता है? जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। भारत के नेताओं ने 50 करोड़ लोगों को इस नशे की आदत डाल दी है। आइए समझाता हूँ कैसे। हमारी सरकारें कहती हैं कि हम 50 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त में राशन देते हैं, लेकिन यह वैसा ही है जैसे गरीबों को सिर्फ जिंदा रखने के लिए भोजन दिया जाए और नशा गहरा करने के लिए उन्हें मुफ्त में इंटरनेट का डेटा दिया जाए। मतलब ये ऐसा ही है कि नशे को और गहरा करने के लिए एक इंजेक्शन और लगा दो ताकि उनका मनोरंजन चलता रहे। पेट भूखा हो लेकिन मनोरंजन के इंजेक्शन से वह सवाल नहीं पूछ पाएगा, आपके भाषण सुनेगा, वाहवाही करेगा। जब चुनाव आएंगे तो आपकी सब्सिडी के बहाने आप उसको बोलेंगे कि हाँ मैंने सब्सिडी दी है तुझे, हाँ मैंने लाडली बहना के पैसे दिए हैं तुझे, मैंने किसान योजना के पैसे दिए हैं तुझे आरक्षण दिया है। ये सब नशा है। ये नशा ऐसा डाला जा रहा है इन नेताओं के द्वारा कि हर इंसान इस नशे में मद मस्त हो चुका है। और एक बात, जैसे ही आप होश में आने लगते हैं, जैसे ही आपको पता लगता है कि मैं गरीब हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं यहाँ से नौकरी नहीं पा रहा हूँ, तो वैसे ही फिर सरकार फिर एक और काम करती है, आपको एक इंजेक्शन और लगाती है। वो इंजेक्शन लगाती है धर्म का। और ये इंजेक्शन बार बार तब लगाए जाते हैं जब किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में या पूरे देश में चुनाव आने वाला हो या चुनाव चल रहा हो। ये बेहोशी का इंजेक्शन की मात्रा तब बढ़ जाती है जब अगले दिन चुनाव हो। आपके खाते में 10,000 या 20,000 रुपए डालकर किसी भी योजना के नाम पर लाडली बहना, मेरी बहना, तेरी बहना, इसका भाई, उसका भाई, ये कोई भी योजना चला दी जाएगी और आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे ताकि कम से कम 24 घंटे इस दवाई का नशा बना रहे। इस दवाई का नशा बना रहेगा तो अगले दिन सुबह जाके आप वोट डाल के आएंगे उसी के नाम पर जिसने आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं, ताकि पूरा का पूरा फोकस आपका इस बात पे रहे कि मुझे पैसे मिले हैं। सोचो ये कैसा खेल चल रहा है नशेबाजी का, जिसमें हर इंसान को, हर गरीब इंसान को नशे की आदत डाली जा रही है। स्पेशली जो बड़ा है, ये जो काम ज्यादा होने लगा है, ये पिछले 15-20 सालों में कुछ ज्यादा ही हो गया है। जब से केजरीवाल जी की सरकार आई थी, जब से उन्होंने फ्री बीज बांटना शुरू किया है, तो उसी रास्ते पे मानो सारी जितनी पार्टियां हैं वो सब चलने लगी हैं। गरीब आदमी बेचारा होश में आ ही नहीं पाता और ये सरकारें चाहती हैं कि ये होश में आए भी नहीं। अगर होश में आ गया तो सवाल पूछेगा। उसे बस इतनी सोच में फंसा के रखो कि वो अपना जीवन काटता रहे, वो बस 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ से वहां भागता रहे, घर कैसे चलाए यही सोचता रहे, बच्चों का खर्च कैसे उठाए, बस यही कश्मकश में सारी जिंदगी निकाल दे। और दूसरी तरफ बड़े बड़े नेताओं के बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, शानदार महलों में रहते हैं, शानदार जीवन व्यतीत करते हैं। और जब ये बच्चे ऐशो आराम से ऊबने लगते हैं तो इन्हें एक प्रजा दे दी जाती है जिस पर वह राज कर सकें। माधवराव सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक दोनों ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत क्रिकेट एसोसिएशन से की थी। अब इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए परिवार की तीसरी पीढ़ी ने भी इसमें कदम रख दिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के 230 में से 205 विधायक करोड़पति हैं। आप बताइए कितने लोग करोड़पति हैं मध्य प्रदेश में? आम जनता कोई करोड़पति है? ऐसे ही कटनी के विजय राघवगढ़ की सीट, जिससे विधायक संजय पाठक को मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा टाइकून समझा जाता है। इनका रुतबा ऐसा है कि इनके पास खुद का हेलीकॉप्टर है जिससे वो अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं और बड़ी बड़ी उड़ानें भरते हैं। ये सिर्फ एक नेता नहीं है, ये एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं और इनका लोहा और बॉक्साइट की खदानों पर बहुत जबरदस्त कब्जा है। संजय पाठक एमपी के सबसे अमीर विधायक हैं। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी संपत्ति 226 करोड़ रुपए से अधिक बताई थी। संजय पाठक कई खदानों के मालिक हैं, इनमें संगमरमर की खदानें भी शामिल हैं। आपके बच्चे मजदूरी करते करते मर जाते हैं, फिर उनके बच्चे बड़े होते हैं, वही हाल स्वीकार कर लेते हैं जैसे उनके पिताजी का हाल था और फिर मजदूरी में वहीं झोंक दिए जाते हैं। लेकिन उन्हें सवाल पूछने लायक शिक्षा कभी मिल ही नहीं पाती। उनको इतनी शिक्षा कभी नहीं दी जाती है कि गरीब के बच्चा कभी सवाल भी पूछ पाए कि मैं गरीब क्यों हूँ, मेरे पास स्कूल क्यों नहीं है, मेरे पास अच्छा कॉलेज क्यों नहीं है, अच्छी सड़कें क्यों नहीं है। ये सवाल पूछने की शिक्षा दी ही नहीं जाती हमारे लोगों को। और ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि अगर ये लोग सवाल पूछने लगे तो आपके लिए वोट नहीं डालेंगे। अगर वोट नहीं डालेंगे तो आप फिर विधायक कैसे बनेंगे? वोट नहीं डालेंगे तो आप मंत्री कैसे बनेंगे? और यही गरीब लोग, यही गरीब बच्चे बड़े बड़े नेताओं के बच्चों का भविष्य बना रहे होते हैं। अब मैं बताता हूँ इसका समाधान क्या है, सिर्फ कुछ ही लाइनों में। जिसे आपने वोट दिया है
जिसे आपने अपना प्रतिनिधि बनाया है, क्या वह सही काम कर रहा है आपके लिए? अगर बेरोजगारी है तो क्या वह उद्योग लगा रहा है आपके लिए? मेरे जिले में कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं? कि ये सवाल आपने कभी पूछा है अपने प्रतिनिधि से? 50 सालों से बुंदेलखंड गरीबी की मार झेल रहा है। इन नेताओं ने क्या काम किया है इस गरीबी को मिटाने के लिए? कितने युवाओं को नौकरी मिली है? कोई डेटा, कोई खाका बनाया हुआ है? पिछले 20 सालों में कितने स्कूल सुधरे हैं? शिक्षा पूरी क्यों नहीं मिल पा रही है? बच्चों की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल जैसी क्यों नहीं हो रही है? मेरा अपना खुद का उदाहरण है कि मैंने अपने जीवन में ग्रेजुएशन करने के बाद 5,000 तक की नौकरी नहीं मिल पाई मुझे। मैंने ढाबों पे काम किया 3,000 रुपए में। मैंने उसके बाद कहीं पोंछे लगाए, कहीं पे टेबल साफ करी, उसके बाद कहीं जाकर मुझे नौकरी मिली और मैंने अपनी मेहनत करी और आगे बढ़ा। तो ऐसे ही अगर आप ग्रेजुएट बच्चों को इस लायक भी नहीं बनाएंगे कि वो 10,000 की नौकरी पा सकें, तो ऐसी शिक्षा किस काम की है? ऐसा स्कूल किस काम का है? ऐसे टीचर किस काम के हैं? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया गया है? कितनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है? क्या कोई डेटा है हमारे पास? पलायन रोकने के लिए क्या काम किया गया है? क्यों मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लोग सूरत, मुंबई, दिल्ली ऐसी जगह जाते हैं और मराठियों की और गुजरातियों की गाली सुनते हैं? क्या हमने कभी सोचा इस बारे में कि हमारे लोग कितनी मुश्किल से सूरत में रह रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, 18 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं? वो तो ये मान के चलिए कि बस जीवन जी रहे हैं किसी तरह से, क्योंकि उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। क्या साफ पानी हर आदमी तक पहुंच पा रहा है? अगर नहीं तो सवाल क्यों नहीं करते हैं आप? ये सारी जिम्मेदारी उस जिला कलेक्टर की भी है, उस एमएलए की भी है, उस मंत्री की भी है, जिसने खुद ये माला पहनी थी कि हाँ, मैं गरीबों के लिए काम करूंगा, मैं सड़कें बनाऊंगा, मैं स्कूल ठीक करूंगा, मैं अस्पताल ठीक करूंगा। ये माला उसने खुद पहनी है। जब उस आदमी ने ये माला खुद पहनी है तो आप उससे सवाल क्यों नहीं करते हैं? आप चमचागिरी क्यों करते हैं? 12वीं के बाद बच्चों को काम धंधे की जरूरत होती है, तो एक तो सरकारी नौकरियों में भर्ती का अभियान लगातार जारी रहेगा। 1 लाख भर्तियां अभी कर रहा हूं, 50,000 भर्ती और करूंगा, तो सरकारी नौकरी में भी भर्ती। 23 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने वाला है हमारे अपने अकेले मध्य प्रदेश के अंदर। और 1 लाख पद हम सरकारी भर्ती के लिए हम निकले में हैं, और सब मिलाकर 5 साल के लिए संकल्प पत्र में हमने 2.5 लाख पद की बात की। आप चमचागिरी से क्या आपके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी? क्या चमचागिरी से आपके स्कूल ठीक हो जाएंगे? चमचागिरी से क्या आपकी बड़ी गाड़ी आ जाएगी? चमचागिरी करने के बाद क्या विदेश यात्रा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। चमचे सिर्फ चमचे ही रहते हैं। चमचागिरी करते करते सिर्फ आप उन नेताओं के बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। आप अपने बच्चों का भविष्य बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं है। मेरा यह मानना है कि अब ये लोग अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है सवाल पूछने की, आपकी जिम्मेदारी है आंदोलन करने की। 10-10, 20-20 लोग, 30-30 लोग मिलकर जाएं और विधायक के पास, मंत्री के पास, कलेक्टर के पास पूछें कि सर, आपने बोला था कि ये काम करेंगे, आपने बोला था कि नौकरी लगवाएंगे, आपने बोला था कि हमारे खेत में पानी आएगा, तो वहां पानी क्यों नहीं आ रहा है? ये पूछने की जिम्मेदारी आपकी है, ना कि किसी और की। क्या आपका मन नहीं करता कि बड़ी गाड़ी में घूमूं? क्या आपका मन नहीं करता कि ये झुग्गी झोपड़ी से निकलकर मैं एक बड़ा घर बनाऊं? क्या आपका मन नहीं करता कि मैं अपने माता पिता को, अपने बच्चों को विदेश यात्रा कराऊं, देश यात्रा कराऊं, यहाँ घुमाऊं, वहां घुमाऊं? आपका मन नहीं करता? अगर आपका मन करता है तो आपको सवाल पूछना होगा, इन्हीं नेताओं से पूछना होगा कि आपने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए क्या किया है। मैंने आपकी रैली में बहुत झंडे उठाए, लेकिन क्या फायदा हुआ उसका? नेता तो सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। या एक रोड बना दी तो उसकी वाहवाही होनी चाहिए, एक बिल्डिंग बना दी तो वाहवाही होनी चाहिए। अरे 20-20 साल में एक बिल्डिंग से क्या होगा सर? 20-20 साल में तो आपको बहुत सारे काम करने थे जो आपने नहीं किए हैं। आपको जाकर पूछना होगा कलेक्टर साहब से कि हमारी अस्पताल में सुविधाएं क्यों नहीं है, हमारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं हो सकता है, हमारी अस्पताल में एक्सरे क्यों नहीं है। 20-20, 25-25 लाख की जनसंख्या पर एक अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। इतने आधुनिक युग में हम 15 लाख की, 10 लाख की मशीन नहीं लाके दे सकते हैं, चाहे वो पथरिया हो, गड़ाकोटा हो, दमोह हो, सागर हो, कहीं पर भी। सरकारी अस्पताल की ये हालत कर रखी है आप लोगों ने। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आप नहीं जागे तो आपके बच्चे कल भी मजदूर थे, आज भी मजदूर हैं, और कल फिर मजदूर बनने पर मजबूर किया जाएगा। इतिहास ने उन्हीं को याद रखा है जिन्होंने सच का साथ दिया है, अन्याय का मजबूती से विरोध किया है। चमचों और चाटुकारों को याद नहीं रखा जाता इतिहास में, बल्कि उनके आकाओं को याद रखा जाता है। मैं सचिन पथरिया से अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने अपना जीवन बदल दिया है अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से और माता पिता के आशीर्वाद से। मैं किसी का कभी चमचा नहीं बना, और इसी का नतीजा है कि आज मैं अपना जीवन एक खुशहाल तरीके से जी रहा हूँ। आपको अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी होगी, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। ये लड़ाई
आपकी अपनी लड़ाई है, इस लड़ाई को आपको खुद लड़ना होगा। जय बुंदेलखंड, जय भारत।